हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रजवाड़ों के विलय से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपने आई होप पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने भारत के विभाजन से लेकर और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों तक के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रजवाड़ों का विलय। कई बार हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रजवाड़ों का क्या अर्थ है। क्या ब्रिटिश काल में भी राजा महाराजा थे, और थे तो किस तरीके थे, क्या वो बच पाए थे और कैसे बच पाए थे। तो बच्चों, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। सहायक संधि में समझाना चाहूँगा आपको। इसमें मेरे को 1-2 मिनट लग जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको पूरी पृष्ठभूमि समझने में कि रजवाड़े क्या थे और किस तरह से इनका विलय हुआ। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने की थी बच्चों। तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार 2 ऑप्शन दिया करते थे किसी भी राजा को। पहला ऑप्शन ये था कि या तो आप हमसे युद्ध लड़ें और या फिर आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लें। गुलामी स्वीकार करने का अर्थ ये होता था कि आप सेना नहीं रखेंगे, आपके पास सेना नहीं होगी, और अगर आपको युद्ध में हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपकी सहायता करेंगे। अगर कोई भी राजा आपके ऊपर आपको युद्ध के लिए ललकारता है तो अंग्रेज़ों की सेना का प्रयोग आप कर पाएंगे। इस तरीके से पूरा शिकंजा अंग्रेज़ों ने भारत पर रख दिया था। तो बच्चों, पूरे भारत में 565 ऐसे राजा थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके थे, नाम के राजा रह चुके थे, वो रजवाड़े थे। तो जब अंग्रेज़ जाने लगे तो अंग्रेज़ों ने भारत के 2 विभाजन नहीं किए, हम गलत पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत के 3 हिस्सों में बांटा भारत को। पहला हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा भारत, और तीसरे जो उन्होंने सबसे बढ़िया बम फोड़ा ना, सबसे बड़ा बम फोड़ा, वो था हमारे राजाओं को भड़काना। उन्होंने कहा कि आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन, आप भारत में शामिल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि ना आप भारत में शामिल होंगे और ना ही आप पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो आप अकेले एक स्वतंत्र राज्य या देश के रूप में भी रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या देश को एक सूत्र में बांधने की, जो भारत के नेताओं ने सपना देखा था, वो लगभग चकनाचूर होता दिख रहा था। आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की कुल संख्या 565 थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग राजा थे। नाम भी अलग अलग थे बच्चों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा पा रहा हूँ। इस मैप में अगर आप देख सकते हैं तो एक संयुक्त प्रांत था जो आजकल यूपी कहलाता है। एक रामपुर छोटा सा एरिया था। तो जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्लू कलर का मैप जो हुआ है वो ऐसे राज्य हैं जो रजवाड़े थे, यानी यहाँ पर किसी न किसी राजा का शासन था। मैं सारे तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेन मैं जो डिस्कस करूँगा यहाँ पर, जिस प्रकार से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो बहुत सारे जो इसमें राजा थे वो भारत में शामिल होने को तैयार हो गए, लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिनमें सबसे पहले त्रावणकोर का राजा था, जिसने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। उसके अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा कर दी। कुछ शासक भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो रजवाड़ों के इस रवैये से कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, उनके विद्रोह की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। तो इसी विद्रोह की संभावनाओं को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने एक्शन लेने की सोची। सबसे पहले उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक फॉर्म बनवाया, जिसमें राजाओं के हस्ताक्षर कराए गए कि वे अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, और उन्हें भारत में शामिल कराने की एक योजना बनाई। इसके लिए बड़ी चतुराई से एक पहलकदमी की आवश्यकता थी। मिसाल के तौर पे आज की उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे।
सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे और इसी प्रकार अनेक प्रशासनिक तंत्र था। यानी भारत जो है वो कई भागों में बटा हुआ था। देशी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये आती है बच्चों कि अधिकतर रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारत सरकार का जो रुख था ना वो तो कठोर नहीं था, लचीला था, क्योंकि पहले तो प्यार से आने दो भाई। और तीसरी बात थी, विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। आज भारत में 29 राज्य हैं बच्चों। शुरुआत में भारत में 22 राज्य थे, अब 28 हो गए दोबारा। तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले ही उन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय कर लिया था, परंतु बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और हो भी गए, और कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र बनाया गया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, केवल इन 4 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को भारत में मिलाना काफ़ी आसान रहा। और इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर का जिक्र तो बेटा हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो उसके लिए तो ये वीडियो ना काफ़ी होगी। 35A, 370 सब पर बात करूँगा मैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार पटेल। हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी, परंतु ये चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी। हैदराबाद के कुछ हिस्से आज महाराष्ट्र में और कुछ कर्नाटक में हैं और बाकी पूरा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। आपको मालूम है हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इसीलिए 1947 के नवंबर में भारत के साथ उसने एक समझौता किया। समझौता केवल 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो निज़ाम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। उन्होंने बड़े पैमाने पर निज़ाम के खिलाफ आंदोलन चलाया। हैदराबाद इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। लूटपाट मची, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। 1948 में भारत ने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया। सितंबर में भारतीय सेना ने निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए एक टुकड़ी भेजी। कुछ दिन रुक कर लड़ाई चलती रही और अंत में हैदराबाद के निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। बच्चों कुछ बात निकल कर सामने आती है हैदराबाद के विलय पर। रजाकार, सांप्रदायिकता, कम्युनिस्ट लोगों का आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन हैदराबाद के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार और उसका दौलतमंद होना। तो उसकी बातचीत जो है ना पाकिस्तान से भी चल रही थी हैदराबाद के निज़ाम की। बाद में भारत ने आसानी से हैदराबाद को भारत में शामिल करा लिया। बात करते हैं मणिपुर की। बच्चों मणिपुर के राजा थे राजा बोध चंद्र, जिन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि भारत में शामिल होना चाहते हैं। और 1948 में उन्होंने जून में चुनाव भी करा दिए मणिपुर के अंदर और वहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र समझ लेते हैं पहले। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है जिस देश के अंदर संविधान होता है परंतु राजा का शासन भी होता है। राजा के पास नाम मात्र का अधिकार होता है।
दो चीज़ें होती हैं, एक संवैधानिक राजतंत्र, एक संवैधानिक गणतंत्र। जैसे भारत में संवैधानिक गणतंत्र है, राष्ट्रपति, जहाँ राजा होता है वहाँ क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र। मणिपुर भारत का पहला एक ऐसा भाग था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुना गया। भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी चुनाव हुए थे बच्चों, वो 1952 में हुए थे। 1951 में अंतरिम सरकार के द्वारा काम किया गया था। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि भारत में मिला दिया जाए मणिपुर को, और बाकी की पार्टी चाहती थी कि भारत में मणिपुर को ना मिलाया जाए। परंतु भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और अंत में नाराजगी के बावजूद भी भारत में मणिपुर को शामिल कर लिया गया बच्चों। तो ये तो थी दो कहानियाँ। जम्मू कश्मीर की कहानी भी कुछ ऐसी थी राजा हरि सिंह की, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे उसको, अब इस चैप्टर में है भी नहीं वो। बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की। सबसे पहले पुनर्गठन का अर्थ समझ लेते हैं। पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है? जब हम दो राज्यों को अलग करते हैं भाषा के आधार पर, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, तो उसको हम राज्यों का पुनर्गठन का नाम देते हैं। भारत के 22 राज्य थे आज़ादी के समय, जो आज बढ़कर 29 हो चुके थे, अब 28 हो गए दोबारा से। तो ये क्या था और किस तरीके से इसको अलग अलग किया गया? 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था बच्चों। इसके बाद कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में एक विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, और आपको बता दूं उसके 3 हिस्से हो गए, बाकी तेलंगाना अलग हो गया है। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसमें कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलाया गया पोट्टी श्रीरामालू द्वारा। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामालू की मृत्यु हो गई, जिसके जगह जगह पर हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो गए और अनेक लोग मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। यहाँ बच्चों एक पुराना मैप मैं आपको दिखा दूँ। एक पुराना मैप मैंने अभी आपको दिखाया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से अलग अलग रियासतें थी भारत के अंदर। अब ये एकजुट भारत है 1961 का। आप यहाँ देख सकते हैं कि नए राज्य जो थे वो इस नक्शे पर आ चुके हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन करो पुराने वाले मैप से, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य बन चुके हैं। आइए बच्चों आगे चल देते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के जैसे ही आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बना, तो अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर आंदोलन होने लगे, सवाल उठने लगे कि उनके राज्य को भी बांट देना चाहिए, क्योंकि एक राज्य बच्चों बहुत बड़ा था। महाराष्ट्र और गुजरात पूरा मिलकर सौराष्ट्र बनाता था। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये तीनों मिलकर मद्रास बनाते थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय 14 राज्य थे भारत में। मैं 22 बोल रहा था बार बार, मैंने कहा है गलती वही करता है जो ट्राई करता है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ के लिए। 14 राज्य थे बच्चों और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पोट्टी श्रीरामालू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1901 से लेकर 1952 तक, यानी 52 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। 19 अक्टूबर 1952 से ये आमरण अनशन पर थे। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, 56 दिन के अनशन के बाद। और लेकिन जो ये चाहते थे वो इनकी मृत्यु के बाद ही हो पाया। आज़ादी के बाद शुरुआती वर्ष एक चिंता का विषय थे, क्योंकि एक तो अलगाववाद की आग लगी हुई थी, सांप्रदायिकता से बचना था, राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना था, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी अलगाववाद की। भारत के बहुत सारे राज्य, ख़ास तौर पर साउथ के राज्य
अपने आप को भारत से अलग मानते थे। भाषा हो, संस्कृति हो, बहुत हिसाब से वो हमसे अलग भी हैं, परंतु वो इतने भी अलग नहीं हैं कि भारत का हिस्सा नहीं हो सकते। 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य और इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला। सीमांकन की आवश्यकता हुई, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और फिर भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाने लगा। आज भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण आज़ादी के बाद हुआ। जैसे इसमें मैं आपको इन नए राज्यों का निर्माण पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय हरियाणा वाले थे। 1956 में इन्होंने मांग शुरू की। 1966 में इनको अलग से दर्जा मिला हरियाणा, और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश। 3 राज्य बने पंजाब से। बच्चों, पंजाब देखो कितना बड़ा होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। पंजाब में से पाकिस्तान बना, पंजाब में से हरियाणा बना, और पंजाब में से हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मेघालय बनाया गया, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग किया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वजूद में आए, और नागालैंड इससे कहीं पहले 1963 में ही राज्य बन चुका था। इसी प्रकार से 2000 में भी 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और 2011 में तेलंगाना अलग हुआ। आज भी जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि कितना मुश्किल रहा होगा उस समय की सरकार के लिए। हमने चैप्टर कंप्लीट किया है बच्चों 2 पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता दूं, हमारा एक ऐप है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स की PDF मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9871128434 या कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।